नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ब्राह्मण साम्राज्य को खूब अच्छी तरह से पढ़ लिया है। ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत हमने शुंग वंश को पढ़ा, कण्व वंश को पढ़ा एवं सातवाहन वंश को पढ़ा और आशा करते हैं कि इससे संबंधित अगर आप कहीं कुछ सवाल बना रहे होंगे तो सारा सवाल बन रहा होगा। जिस किसी भी सेट से बनाते होंगे निश्चित रूप से सवाल आपसे बन रहे होंगे। तो अभी हम लोग चेदी वंश को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसे भारतीय इतिहास के अंतर्गत महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कलिंग पर जब अशोक का शासन था, कलिंग पर जब मौर्य वंश के शासक अशोक का शासन था, तो संपूर्ण कलिंग इनके अंतर्गत आता था। लेकिन अशोक की मृत्यु के पश्चात केवल कलिंग ही नहीं बल्कि भारत में जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, लगभग सभी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। वह स्वतंत्र घोषित करने का मुख्य कारण था कि अशोक के बाद के जो शासक हुए वह उतने शक्तिशाली नहीं थे जो समस्त भारत को एक सूत्र में बांधकर, एक सूत्रों में पिरोकर रख सके। तो उसी के दरमियान हम देखते हैं कि अशोक के मृत्यु के पश्चात कलिंग में जो वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र है, वहां पर एक नए राजवंश स्थापित हुए जो चेदी राजवंश के नाम से जाना जाता है। अगर हम कहें तो चेदी वंश के संस्थापक महामेघवाहन जाने जाते हैं। चेदी वंश के संस्थापक महामेघवाहन जाने जाते हैं और चेदी वंश के सबसे प्रतापी शासक जो थे वह खारवेल थे। चेदी वंश के सबसे प्रमुख शासक जो थे वह खारवेल थे। दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे हमने महामेघवाहन की चर्चा किया है तो चेदी वंश के संस्थापक महामेघवाहन को माना जाता है और चूंकि चेदी वंश के संस्थापक महामेघवाहन जाने जाते हैं, इसलिए इनके नाम पर भी यह सवाल पूछा जाता है कि खारवेल किस वंश के शासक थे। वैसी स्थिति में कुछ प्रश्नों में आप देखेंगे कि उन्हें महामेघवाहन वंश के रूप में उत्तरित किया गया है। तो यहाँ आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि चेदी वंश के संस्थापक महामेघवाहन माने जाते हैं, जबकि चेदी वंश के सबसे प्रतापी शासक जो हैं वह खारवेल थे, जिनका शासन कलिंग पर चलता था। आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जब हम आपको अभिलेख पढ़ा रहे थे उस दरमियान हमने आपको बताया था कि खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। तो दोस्तों, ये खारवेल जो हैं इसी महामेघवाहन वंश के शासक या चेदी वंश के शासक हैं। मैंने आपको बताया कि महामेघवाहन जो चेदी वंश के संस्थापक हैं, इन्हीं के नाम पर महामेघवाहन वंश को भी जाना जाता है। इसलिए कहीं कहीं सवाल में आपको यह देखने के लिए मिलेंगे कि खारवेल किस वंश के शासक थे, तो खारवेल महामेघवाहन वंश के शासक थे। इस ढंग से अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है। अगर चेदी वंश होता है तो आपका आंसर चेदी वंश होना चाहिए। अगर वहाँ पर यह दिया होता है कि खारवेल किस वंश के शासक थे, वहाँ चेदी वंश ऑप्शन में नहीं है। अगर महामेघवाहन वंश है तो आप वहाँ पर महामेघवाहन वंश के साथ चलेंगे और वो आंसर आपका सही होगा। तो हमने आपको बताया था कि खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो उड़ीसा से प्राप्त हुआ है, उसमें खारवेल के विजय उपलब्धियों के बारे में चर्चा मिलता है। तो दोस्तों, यह उन्हीं का हाथी गुफा अभिलेख है। अब थोड़ा सा हम देखें कि चूंकि खारवेल जो है वह जैन धर्म को मानते हैं, खारवेल जैन धर्म को मानने वाले हैं। तो एक समय आपको हमने बताया था, जब हम नंद वंश को पढ़ रहे थे तो नंद वंश के पढ़ने के दरमियान हमने आपको बताया
कि नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, जिन्होंने कलिंग पर अधिकार कर लिया था और वहां से जैन धर्म से संबंधित जीन शीतलनाथ की मूर्ति को लेकर के मगध आ गए थे। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि जब महापद्म नंद जैसा शासक जो मगध का शासक था, वह कलिंग पर भी शासन किया, वहां से जीन शीतलनाथ की मूर्ति को मगध ले आया और खारवेल जो चेदी वंश या महामेघवाहन वंश के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने पुनः मगध पर विजय प्राप्त करके मगध से जैन धर्म से संबंधित जिन शीतलनाथ की मूर्ति लेकर के पुनः कलिंग चले गए थे। तो दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा सवाल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सबसे पहला सवाल यहाँ पर अगर आप देखें तो चेदी वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो महामेघवाहन माने जाते हैं। दूसरा, इस वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन है, तो खारवेल हैं। खारवेल के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। उसके बाद हमने आपको बताया कि खारवेल ही एक ऐसे प्रतापी शासक थे जो महामेघवाहन वंश के थे। इन्होंने पुनः मगध से जीन शीतलनाथ की मूर्ति को लेकर के कलिंग ले गए और खारवेल जो है जैन धर्म को मानने वाले शासक थे। दोस्तों, इसमें हमें इतना ही ध्यान देना है, यहीं से सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब जब हम इसे समाप्त कर चुके हैं, वैसी स्थिति में हमारे सामने एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। दोस्तों, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप यहाँ ध्यान रखेंगे। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, तो सवाल पूछे जाते हैं कि प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम किस विदेशी ने आक्रमण किया। तो दोस्तों, सर्वप्रथम ईरानियों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। अगर मैं आपको बताऊं तो ईरानियों में भी जो हखामनी वंश के शासक थे वह साइरस थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण तो किया लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। जबकि हखामनी वंश के ही शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम थे, जिन्होंने भारत पर सफल आक्रमण 516 ईसा पूर्व में किया था। तो दोस्तों, यहाँ से सवाल आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपके सामने यह सवाल आता है कि प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम किस विदेशी के द्वारा आक्रमण किया गया, तो दोस्तों वह विदेशी ईरानी था, ईरानी आक्रमण किया गया। अगर यह सवाल पूछा जाता है कि भारत पर सर्वप्रथम किस वंश के विदेशी आक्रमण ने भारत पर आक्रमण किया था, तो वह हखामनी वंश का था। 550 ईसा पूर्व में साइरस ने किया था, लेकिन वह असफल हो गया और 516 ईसा पूर्व में दारा प्रथम या डेरियस प्रथम था, जिसने भारत पर सफल आक्रमण किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा आक्रमण यूनानी आक्रमण होता है। उसके बाद यवन आक्रमण होता है, बैक्ट्रियन, शक या सीथियन, पहलव या पार्थियन, कुषाण या यूची, हून, अरबी और तुर्की आक्रमण। इस ढंग से हम देखते हैं कि भारत पर होता है। तो दोस्तों, इसमें से दो चीज ध्यान में रखना है, ऊपर से ईरानी आक्रमण और दूसरा यूनानी आक्रमण, इसी में से पूछे जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में सर्वप्रथम किस विदेशी के द्वारा आक्रमण किया गया है, तो आप ईरानी को तो आप देख ही लिए। ईरानी में सर्वप्रथम किसने किया था, तो साइरस किया था, जो सफल नहीं हुआ था। अगर सफलतापूर्वक आक्रमण करने वाला कोई था तो दारा प्रथम या डेरियस प्रथम था। जबकि दूसरा आक्रमण जो होता है वह सिकंदर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण होता है। तो आपने देखा कि भारत पर सर्वप्रथम ईरानी आक्रमण हुआ था, उसके बाद कौन किया था, तो साइरस ने किया था। उसके बाद दोस्तों एक सवाल आपको पुनः यहाँ से ले लिया जाएगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। पूछा जाता है कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों अरबों के द्वारा किया गया है। जबकि दूसरा आक्रमण तुर्की के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर जो सवाल छन करके आते हैं, जो सवाल आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया, तो ईरानियों ने किया। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया, तो अरबी ने किया। आप इसे ध्यान में रखेंगे, इसे आप
एक नज़र में बना करके रखेंगे, यहाँ से एक सवाल आपको देखने के लिए निश्चित रूप से मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण को पढ़ेंगे। ईरानी आक्रमण से संबंधित बहुत छोटे टॉपिक हैं, जबकि यूनानी आक्रमण के अंतर्गत हम मुख्यतः सिकंदर को पढ़ने के लिए पढ़ेंगे। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा या नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, वह ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण होगा। दोस्तों अगर हमारी बातें आपको समझ में आ रही है तो निश्चित रूप से आप हमारे एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।